रिलैक्स। आई होप तुमको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, और अगर तुमको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ होती है। और ध्यान रखना, मेरी और तुम्हारी बॉन्डिंग बन गई ना तो न्यूमेरिकल में जो मज़ा आने वाली है, वो आप अपने ही रूल्स बनाने लगे तो आप क्या करने वाले हैं अकाउंट्स में आपको खुद नहीं पता है। जो लॉस भी झेल रही होती है लेकिन उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। ठीक है, तो फिर अकाउंटेंसी शुरू करने जा रहे हैं। और ध्यान रखना बच्चा कि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, दैट मीन्स तुम्हें अकाउंटेंसी का ए तक नहीं आता है। और स्पेसिफिकली तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि तुम्हें उस फ्लो में पढ़ना है जिस फ्लो में मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि तुमने अगर कुछ भी अकाउंटेंसी में नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी होने वाली है। बात करते हैं सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे, दैट मीन्स चैप्टर 1 है जो हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब क्या लिखा गया है, पहले ये जरा सा फोकस कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing the economic information in a significant manner and in terms of money. That means accounting का मतलब simply इतना है कि ये classify करवाता है, ये रिकॉर्ड करवाता है, ये समराइज भी कराता है सारी की सारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। सर एक एक करके सारी चीज़ों का मतलब बता दे तो ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए बच्चा लोग ध्यान दें, सबसे पहले अकाउंटेंसी एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या है कि एक कला है, दैट मीन्स ये कोई साइंस नहीं है जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ओवरऑल क्लेम कर सकें। दैट मीन्स ये एक आर्ट है जिसमें आप ओवरऑल रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है कि आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, आपने इधर से पैसा कहीं और भेजा, ए ने पर्टिकुलर पैसा बी को भेजा, तो उसको रिकॉर्ड करना अकाउंटेंसी के अंदर आता है। उसके बाद क्लासिफाई भी किया जाता है। क्लासिफाई का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्लासिफाई का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली ए का रिकॉर्ड कितना है, बी का रिकॉर्ड कितना है और सी का रिकॉर्ड कितना है। अगर इन तीनों का ही रिकॉर्ड एक में अमेलगमेट हो गया, अगर मर्ज हो गया तो बहुत ज्यादा ब्लंडर होने वाला है। तो इसीलिए ये रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई भी करता है और समराइज भी करता है। दैट मीन्स उसकी एक समरी भी आपको मेंटेन करके देता है, जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के नाम से जानते हैं। अब सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस आपका ओवरऑल, ये शायद आपकी 8वीं या 9वीं वीडियो में आए। ये पर्टिकुलरली एक चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बेसिकली अभी तो आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आपको हमने बता दिया है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, ये कला है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, जो ओवरऑल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मैनर में करी जाती है, इन टर्म्स ऑफ मनी। एंड ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है या फिर वो प्योर नगद ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर अगर क्या हो कि मनी का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो क्या हम जर्नल एंट्री ही नहीं पास करेंगे? बिल्कुल पास नहीं करेंगे। अगर हमें ओवरऑल पैसे का लेन देन नहीं लिखना होता तो हम अकाउंटेंसी ही क्यों पढ़ रहे होते? तो दैट मीन्स आपका अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपका स्पेसिफिकली मनी ऑर्डर में नहीं है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। आगे बात करते हैं। एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स कोई भी ऐसा इवेंट होना चाहिए, दैट मीन्स उसमें एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना मस्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, और एक कैरेक्टर भी होना चाहिए। एंड इंटरप्टिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, कहने का मतलब बस इतना ही बताया गया है कि उन ट्रांजैक्शन से पर्टिकुलरली फाइनेंशियल पोजीशन हमारी इंटरप्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरप्ट नहीं हो रही है दैट मीन्स वो पैसे का ट्रांजैक्शन था ही नहीं। अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले ओवरऑल एक एक चीज़ों को विस्तार में समझाया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइडेंटिफाइंग की। दैट मीन्स दैट ये जो अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आइडेंटिफाइंग का मतलब ही क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन व्हाट टू रिकॉर्ड। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि रिकॉर्ड क्या किया जाए, ठीक है। दैट इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज and selecting those events and transactions can be considered as financial transaction। ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले बात की गई है आइडेंटिफाइंग की, और आइडेंटिफाइंग बताता है कि पर्टिकुलरली एक बिजनेस में हर दिन बहुत सी एक्टिविटीज़ हुआ करती हैं। अब सारी एक्टिविटीज़ को तो आप पर्टिकुलरली लिख नहीं देंगे अपने जर्नल एंट्रीज़ की बुक में, तो सिंपली कहा गया है अकाउंट्स की बुक में, क्योंकि आपने जर्नल एंट्री तो खैर पढ़ी नहीं है, तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अकाउंट्स की बुक में हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। पड़ोसी का पेट खराब हो गया, जर्नल एंट्री कर दी,
और हमारा सर दर्द हो रहा है, जर्नल एंट्री कर देंगे। नहीं, आपको अकाउंट्स की बुक छूनी तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस लिखने हैं जो आपके फाइनेंशियल नेचर के होंगे। तो ओवरऑल उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि वो आपसे, आपके बिजनेस से रिलेट कर रहे हो, ये नहीं कि दूसरे के बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और हम अपने में लिख रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब है आइडेंटिफाइंग सिंपली बस यही बताता है कि आपके ट्रांजैक्शंस जो आपके पर्टिकुलरली आपके जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना है और उसी तरीके से उनको आइडेंटिफाई भी करना है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला है रिकॉर्डिंग। अ ट्रांजैक्शन will be recorded in the books of accounts only if it is considered as an economic event. That means अब उसको ओवरऑल हमें रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ हमारी सेल हुई है, अब उसको तुम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ओवरऑल अब जो आपने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो आपने अभी ओवरऑल क्लासिफाई किए हैं सबसे पहले स्टेप में, उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफाइंग। Once the financial transactions are recorded in journal or subsidiary books, all the financial transactions are classified by grouping, and the transaction of one nature at one place and in a separate room. कहने का मतलब क्या है? इसके बाद आपको एक क्लासिफिकेशंस निकालना पड़ता है। दैट मीन्स आप जब अपने स्कूल में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि 12th के बच्चे भी एक ही क्लास में, 11th के बच्चे भी एक ही क्लास में और नर्सरी के भी छोटे बालक यहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे क्लासिफिकेशंस यूज़ की जाती हैं। क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिंपली चीज़ों को व्यवस्थित ढंग में उनकी जगह पे प्लेस करना। वैसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लाइक हमने मशीन खरीद ली, हमने बेचने के लिए गुड्स खरीद लिए, हमने सैलरी दे दी, हमने रेंट दे दिया। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन, कुछ की वजह से पैसा आ रहा है तो कुछ की वजह से पैसा जा भी रहा है। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन, सब में एक चीज़ कॉमन है, पैसा। अब यहां पे स्पेसिफिकली तुमको क्या करना पड़ेगा? एक सेपरेट रूम्स बनाने पड़ेंगे। किसके लिए? हर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। और उन सेपरेट रूम्स को कहा जाता है स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब बहुत सिंपल हो गया यार, सबको अपना एक सेपरेट रूम, एक सेपरेट जगह देना ही क्लासिफिकेशन है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समराइजिंग। और समराइजिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? इट इज कंसर्न विद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। समराइज करना मतलब दैट मीन्स आपने क्लासिफाई तो कर लिया अलग अलग, अब उसे समराइज करो, उनकी एक समरी दिखाओ। दैट मीन्स हाँ मैंने मशीन ए खरीदी 1 लाख की, मशीन बी खरीदी 2 लाख की, मशीन सी खरीदी 3 लाख की, अब तीनों को प्लस कर दिए तो हो गया 6 लाख रुपए। ये हमने एक समरी दिखा दी। अब पूरा का पूरा बायोडेटा देने से अच्छा मैं यहाँ में सीधा लिख सकता हूँ कि मशीन इज इक्वल्स टू 6 लाख रुपए। तो ये हो गया समराइज्ड फॉर्म। दैट मीन्स जब आप एक बहुत सारे फैमिली ऑफ ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक डिजिट में शो कर दें तो उसको समराइजेशन कहा जाता है। और समराइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं एक दिन में। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स हु एनालाइज टर्म एज पर देयर इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये सबसे पांचवा बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं, आपका जो पूरा का पूरा अकाउंट्स है, ये क्या कम्युनिकेशन बैठाल पा रहा है कि नहीं, सामने वाला इसको समझ भी पा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मेरी जर्नल एंट्रीज क्या टीचर को समझ भी आ रही है कि नहीं? तो सिंपली सेइंग ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्वेश्चन टीचर्स को समझ आना चाहिए। अगर इसको प्रैक्टिकल दुनिया में देखा जाए तो बिजनेस का ओवरऑल अकाउंट्स सारे के सारे यूजर्स, दैट मीन्स जो उसके प्राइवेट यूजर्स होते हैं, लाइक उसके स्टेक होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, उसके और बहुत सारे लोग हो सकते हैं यार, और प्लस गवर्नमेंट को भी उसे समझना चाहिए। दैट मीन्स उसको समझ आना चाहिए। डॉक्टर की लैंग्वेज नहीं लिख देना वहाँ पे गड़गड़ गड़गड़ जो आपको सिर्फ मेडिकल स्टोर में समझ आए, ठीक है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कम्युनिकेशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। पूरी की पूरी डेफिनेशन का बारीक बारीक तोड़ आपने यहाँ पे देख लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान रखना बच्चा, ये टिपिकल आपको थोड़ी बहुत थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में, और स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। और ध्यान रखना, मेरी और तुम्हारी बॉन्डिंग बन गई ना तो न्यूमेरिकल में जो मज़ा आने वाली है वो माइंड ब्लोइंग होने वाली है, ठीक है। मैं एक वीडियो भी डालूंगा जिसमें 1 शॉट में मैं तुमको जनरल एंट्री सिखा दूँ, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। To keep systematic and complete record of financial transaction in the books of accounts according to the specified principles
एंड रूल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। कहने का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटेंसी का। नोट कर लो मेरे साथ, और ध्यान रखना, मेरे साथ नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना इस चीज का। अगर तुम नोट कर रहे हो दैट मीन्स मैं मान गया मेरी मेहनत ओवरऑल सफल हो गई। प्लीज नोट इट डाउन। और हाँ, मैं नोट्स का जो PDF है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली टू कीप द सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक पूरा का पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक सेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चा लोग, और वो सिर्फ और सिर्फ पूरा हो सकता है आपका अकाउंट्स की वजह से। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो आपका यही बन गया। एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल, दैट मींस सारे प्रिंसिपल और रूल्स को आपको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने ही रूल्स बनाने लगे तो आप क्या करने वाले हैं अकाउंट्स में आपको खुद नहीं पता है। तो बेसिकली आपको सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स पे ही ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग पढ़नी है और करनी है। जैसे आप फ्रॉड और ओमिशंस, ओमिशंस का मतलब बच्चा लोग क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। दैट मींस हमने एक मशीन खरीदी या फिर हमने एक कार खरीदी और उसको हम लिखना ही भूल गए, कि ट्रांजैक्शन ही करना भूल गए, हमने जर्नल एंट्री में लिखा ही नहीं, दैट मींस अकाउंट्स की ही नहीं उसकी। तो ये ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। तो ओवरऑल भूल सकते हैं, या फिर हम कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं जिसको विंडो ड्रेसिंग भी कहा जाता है। दैट मींस खरीदा 500 का दिखा रहे हैं 5 रुपए का। तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, इसीलिए आपको सारी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही अकाउंटेंसी करनी चाहिए। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड एंड लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या है, एक अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब बच्चा लोग क्या होता है, 1 साल। अकाउंट्स की लैंग्वेज में 1 साल। अब सर अकाउंट्स की लैंग्वेज में 1 साल क्या होता है, हमारा साल तो जनवरी से शुरू होता है, खत्म होता है दिसंबर में। लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में अकाउंटिंग पीरियड जो होता है बच्चा, आपका भले जनवरी से शुरू होता हो, यहां पे शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च। ये इनका होता है अकाउंटिंग पीरियड। और ध्यान रखना, मैं अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बहुत विस्तार से समझाऊंगा जब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल शुरू करवाऊंगा। तो अभी तुमको बस समझ लेना है, मैं तुम्हें नॉलेज के हिसाब से बता दिया है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च में खत्म होता है। तो बेसिकली टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, दैट मींस 1 साल में ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में, नॉट जनवरी टू दिसंबर, इट्स अप्रैल टू 31 मार्च। याद रखना, नोट इट, माइंड इट। आगे बात करते हैं, विच फर्दर हेल्प्स इन नोइंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। दैट मींस उससे हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी जानने को मिल जाती है। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, अरे बैधो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, सॉरी मैं अगर ओवर एक्टिंग कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब सिंपली बच्चा ये होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताती है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। बहुत ज्यादा अमीरी में जा रहे हो, कभी अंबानी बंबानी बन रहे हो, या फिर बिल्कुल फकीर बन चुके हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब अकाउंट से ही पता चलता है। अकाउंट्स नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे। बहुत कचर पचर लग रहा है क्या, इसको हम चलो साफ कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन भी ध्यान रखता है। सर ये तो एक ही जैसे लग रहे हैं, पहला भी बता रहा फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा भी बता रहा फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ बच्चा, ज्यादा थ्योरी नहीं होती है ना, तो बुक वाले यही करते हैं। तो ध्यान दें बच्चा, यहाँ पे सिंपली क्या होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है दूसरा पॉइंट, और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है अकाउंटेंसी की, बस ये ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा वाइड है अकाउंट्स, और बहुत ज्यादा वाइड है। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए एक अलग अकाउंट बनता है, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक अलग अकाउंट बनता है। मतलब सर क्या हुआ, थोड़ा अच्छे से समझा दो। देखो, कभी कभी कुछ क्या होता है कि कभी कोई कंपनी प्रॉफिट करती है, फिर भी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। दैट मीन्स जिनको ब्रोक कहा जाता है, कमाते तो बहुत हैं लेकिन उनके बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो लॉस भी झेल रही होती है लेकिन उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, उनको बोला जाता है रिच कंपनीज। ब्रोक और रिच में यही अंतर है, दोनों ही कमा रहे हैं। क्या पता ब्रोक ज्यादा भी कमा सकता है, लेकिन आपने इंस्टा कोट्स में पढ़ा होगा ब्रोक ब्रोक बहुत होता है, मैं एम स्टिल ब्रोक, ठीक है। तो कहने का मतलब यही होता है, ब्रोक का मतलब ये नहीं तो दिल टूटा से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है जिसके बैंक अकाउंट कमाता भी है लेकिन सब खर्च कर देता है ड्यू टू वर्ल्डली प्लेजर्स एंड ऑल, ठीक है। लेकिन एक रिच क्लास हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, उन्हें मल्टीप्लाई करने में मदद रखता है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चा, फाइनेंशियल पोजीशन एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। अगर ये एक्स है तो ये वाई है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग अकाउंट बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन तुम गरीब हो चुके हो या फिर अभी भी अमीरी में ही चल रहे हो, ये आपका अलग अकाउंट बनाता है जिसको बोलते हैं आपका, दैट मीन्स बैलेंस शीट हो गई या फिर एसेट साइड हो गई, कैपिटल लायबिलिटी हो गई, यानी बहुत सारी अदर साइड्स होती हैं। तो बेसिकली आपने दूसरा वाला, आई हेट दिस चेपो,
कहने का मतलब है पहले दूसरे पॉइंट में आपने समझा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है, और तीसरे पॉइंट में आपने पढ़ा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है दैट मीन्स ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपके बिजनेस की। दैट मीन्स बहुत ज्यादा अमीर हो गए कि बहुत ज्यादा गरीब हो गए। सर बहुत से टेक्निकल वर्ड बोल रहे हैं सर, एसेट क्या है, लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है, बैलेंस शीट लिखा हुआ है, तो हमें कुछ पता ही नहीं है। बच्चा ध्यान दो, मैं तुम्हें एक छोटे टर्म में यहाँ पे समझा तो सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये सारे टेक्निकल वर्ड्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये इस वीडियो में कवर नहीं हो सकते। इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो अगली ही आने वाली है। अगर तुमने ये वीडियो देख लिया है दैट्स ग्रेट, अगली वीडियो में तुम्हें ये सारे के सारे डाउट्स पता चल जाएंगे। वेट फॉर इट। Next, to provide useful accounting information to users like owner, investor, creditors, bankers, employees and government authorities etc. who analyze per the requirement। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी ओवरऑल सर्कुलेट करता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने का मतलब क्या है सर? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक हमारी जो अकाउंट्स है, दैट मीन्स हम कितनी कमाई कर रहे हैं और कितना हम खर्चा कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उनको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो हम लोग को पैसा उधार देने वाले हैं। अब उधार तो 1 करोड़ दे दें, तुम्हारी जेब में तो 5 रुपये भी नहीं, तो क्या वापस कर पाओगे? क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाती है इससे। तो दैट मीन्स आप सभी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है इसमें इंटरेस्टेड बहुत सी पार्टीज होती हैं जो आप में इन्वेस्ट करने वाली हैं और गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर विच हेल्प टू डिसीजन मेकिंग। और ओवरऑल ये इंफॉर्मेशन देता है हमारे बड़े बड़े मैनेजर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हमारे सीईओ, सीओओ और सीएमओ ऑल्सो। सीएमओ का मतलब वो नहीं, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स वाला मत समझ लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इन सभी को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कैसे करेगा? अब भाई मैं एक ओनर हूँ और मैं जानूँ कि भाई मेरी कंपनी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, तो भाई ऑब्वियस सी बात है मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना पड़ेगा कि भाई पैसे का लेन देन कितना हो रहा है। तो स्पेसिफिकली ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवरऑल डिसीजन मेकर को, बजट मेकर को, फोरकास्टिंग वाले को, तो सबको क्या कहते हैं स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन देता है। और टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ओवरऑल फ्रॉड्स को बचाता है ये, और फ्रॉड्स बहुत तरीके के होते हैं। सीधे अकाउंट्स ही गायब कर दी, पन्ना ही फाड़ दिया, खा गए, निगल गए, विंडो ड्रेसिंग कर दिया, 500 का सामान 5000 का लिख रहे हैं तो कहीं 5 रुपये का लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ों से बचाता है अगर आप लीगली अकाउंट्स करते हैं। और यहीं पे ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग है। और ध्यान रखना, अब यहाँ से तुम्हारी जो जर्नी है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। अच्छा, तुमको एक कॉमर्स का फंडा बता देते हैं। कॉमर्स में एक चीज़ों को 10 बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स वो होते हैं ना वो 500 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जो स्पेसिफिकली जिनमें लोग अपने अस्थियों के बारे में भी बता देते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे चीज़ों को वास्ट करने के लिए यहाँ पे 3-4 बार चीज़ों को रिपीट करना कॉमन है बच्चा। तो ध्यान देना बच्चा, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर है बच्चा। आगे बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ध्यान दे बच्चा, पहला ऑब्जेक्टिव यही है, आई एम रियली सॉरी, पहला एडवांटेज यही है आपके अकाउंट्स का कि सिंपली ये यूजफुल होता है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। अगर आप अकाउंट्स नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? तो क्या आप कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए काबिल हो पाएंगे? कभी भी नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स द ओनर टू कंपेयर वंस ईयर रिजल्ट टू द अदर ईयर टू लोकेट द फैक्टर विच लीड्स टू चेंज। कहने का मतलब क्या है बच्चा? इट हेल्प्स द ओनर टू कंपेयर, ये क्या बन गया, हद है। दैट मीन्स इट हेल्प्स द ओनर्स टू कंपेयर one year result with those of other year to locate the factor which leads to change। आपके लास्ट ईयर नंबर आए, मान के चलते हैं 85%, और अब यहीं पे परसेंटेज हो गए हैं 70। दैट मीन्स आप अभी बेसिकली 15% से नीचे गिर चुके हैं। अब आपने कंपेयर कैसे किया? आपने अपने रिजल्ट से कंपेयर किया कि भाई आपके जो डाउनफॉल है 15% का, ये किसकी वजह से हुआ है।
तो स्पेसिफिकली और क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं? क्या पता मैं टीवी ज़्यादा देख रहा हूँ, क्या पता मैं इंस्टा पे रील्स ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्या पता मैं यूट्यूब शॉर्ट्स ज़्यादा देख रहा हूँ, क्या पता मैं XYZ एक्टिविटीज़ में पड़ा हुआ हूँ। तो कहने का मतलब है बहुत से फैक्टर्स डिफाइन करे जा सकते हैं आपके स्पेसिफिक आपके रिजल्ट के डाउनग्रेड के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चीज़ का अपना एक कारण होता है, और यही चीज़ बताई गई है कि आपका जो रिजल्टेंट है, जो आपका रिजल्ट है, स्पेसिफिकली जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन है वो नीचे क्यों गिर रहा है, उसका कारण जानने के लिए भी काम आती है आपकी अकाउंटिंग। तो ये 1 ईयर से दूसरी ईयर को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस लाने चाहिए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। देखो वही चीज बार बार घूम घूम के आ रही है, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, ठीक है। और बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि हम लोग बैलेंस शीट से जान सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से जान सकते हैं, हम क्या कहते हैं ओवरऑल ट्रायल बैलेंस से तो खैर नहीं जान सकते, P&L अकाउंट से जान सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, एसेट और लायबिलिटीज़ की पोजीशन से जान सकते हैं। बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को जान सकते हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इट हेल्प्स इन कीपिंग अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड। देखो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स ये हम लोग सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हैं ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। दैट मीन्स हर प्रिंसिपल और रूल को फॉलो करते हुए हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं ऑल, और उसके बाद हम लोग एक बनाते हैं मास्टरपीस ऑफ अकाउंटेंसी जिसमें कोई भी स्पेसिफिकली फ्रॉड ना हो, जो कोर्ट्स एंड वगैरह वगैरह लोगों के लिए काम आ सके, लाइक हमारे मैनेजर के, हमारे इन्वेस्टर के और हमारे क्या कहते हैं कोर्ट के, सबके काम आ जाए, ठीक है। तो इतनी सार्वजनिक हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, इट हेल्प्स अ फर्म इन असेसमेंट ऑफ इट्स करेक्ट टैक्स लायबिलिटी सच एज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा। दैट मीन्स ये जो स्पेसिफिक हमारी जो अकाउंटेंसी है ये करेक्ट टैक्सेस लायबिलिटीज को ओवरऑल शो करने में भी मदद करती है। दैट मीन्स मेरी इनकम हुई है 1 करोड़ की, 10% का टैक्स हुआ 10 लाख रुपए, तो मुझे 10 लाख एक अच्छे नागरिक के होने के कारण 10 लाख एक अच्छे नागरिक होने के कारण देने पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल इट हेल्प्स द फर्म टू असेसमेंट ऑफ करेक्ट टैक्स लायबिलिटी। करेक्ट टैक्स निकालने के लिए भी अकाउंटेंसी काम आती है, समझ गए। एक XYZ फैक्टर हो सकता है, लेकिन सरकार से जुड़ा हुआ है तो भाई बुकों को देना पड़ सकता है ये, ठीक है। और हाँ, पेपर में लिख देना, टीचर इंप्रेस हो जाएगा। क्या? करेक्ट टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट्स काम आती है, ठीक है। सरकार से थोड़ा जुड़ोगे तो होता है यार, फायदा होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मेंटेन्ड अकाउंट्स हेल्प, ये क्या बोल दिया हमने, हाँ, प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। कहने का मतलब क्या है बच्चा, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट्स हेल्प अ बिजनेस एंटिटी, एंटिटी का मतलब पहचान होता है। दैट मीन्स सैमसंग एक बिजनेस एंटिटी है, सैमसंग की अपनी एक अलग पहचान है, तो एंटिटी का मतलब पहचान होता है बच्चा, ठीक है। तो ओवरऑल हेल्प्स अ बिजनेस एंटिटी इन डिटरमाइनिंग इट्स प्रॉपर परचेज प्राइस। दैट मीन्स ओवरऑल एक अच्छी अकाउंटिंग हमें ये एनालाइज करने में हेल्प करती है कि स्पेसिफिक हम लोगों ने जो भी परचेज किया है वो कितने में किया है, कितने में सेल किया है, कितने में बेचना चाहिए, कितने में खरीदना चाहिए, कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना आपका स्पेसिफिक और क्या हो सकता है डिस्काउंट लगाना चाहिए, एंड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं आपका ओवरऑल एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ख़त्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, हमें खुद हंसी आने लगती है खुद को देख के। Okay, next we are going to talk about limitation of accountancy. That means overall कुछ limitations भी होते हैं, हर चीज़ के सिर्फ प्रोज नहीं हो सकते, कॉन्स भी होते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है इट इज़ हिस्टोरिकल इन नेचर। ध्यान देना बच्चा, आप जितना भी क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं और जितना भी क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ हिस्टोरिकल है। दैट मीन्स बहुत पहले मुनीम लोग करते थे ये सब चीज़ें। कहने का मतलब क्या है कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर आप पढ़ेंगे लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद सो ऑन चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हिस्टोरिकल इन नेचर हैं। प्रेजेंट टाइम पे इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। यूज़ क्यों नहीं होता है? अब ये सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर दी गई हैं। दैट मीन्स अब ये सारी की सारी चीज़ें पेपर पे नहीं, अब ये सब कुछ आपका कंप्यूटर्स पे होता है।
नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है मोर ओवर द फिगर्स गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इग्नोर द एफर्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी चीजें फिगर्स लिखी होती हैं आपके पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, एग्जांपल के तौर पे मशीन हमने खरीदी है 20 लाख रुपए की, इससे पहले मशीन कितने की चल रही थी, हमने महंगे में तो नहीं खरीद ली या फिर हम बहुत सस्ते में तो इसे खरीद के नहीं लाए, ये सब अकाउंटेंसी बताता ही नहीं है। कहने का मतलब है इसको सिर्फ उस ठोस वैल्यू से मतलब है जो उस पे एक प्रोप्राइटर ने, दैट मींस ओनर ने खर्च किया है। आई होप आप ये चीज समझ रहे हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कंटेन्स ओनली इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है जो मनी से रिलेटेड होगी, बाकी कोई भी चीजें, पूरा का पूरा बिजनेस जल गया कुछ नहीं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वही सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है जो ओवरऑल मनी से रिलेटेड है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, कोई भी क्वालिटेटिव फैक्टर्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स, जो चीज हमने अभी बताई थी। नेक्स्ट है थर्ड, इट मे बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब बच्चा लोग बस इतना होता है कि जब आप जानबूझ के कोई अकाउंट्स में हेर फेर करते हैं, एग्जांपल के तौर पे 500 का गुड खरीदा, उसको 5 रुपए का दिखा दिया, ये विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग ओवरऑल अफेक्ट करती है आपके पूरे के पूरे बिजनेस को। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स टू प्रेजेंट मोर फेवरेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। लोग क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, मेरा बिजनेस इतना अमीर है, इतना पैसे कमाता है, जैसे लोग आके उसमें पैसे इन्वेस्ट करें, इसलिए वो लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। विंडो ड्रेसिंग करने का मतलब अपने प्रॉफिट को 2 लाख से कर दिया 10 लाख रुपए। आप सब देख रहे हैं भाई नई नई कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट इतनी जल्दी कुछ क्यों कमा रही है, कुछ ना कुछ तो बात होगी, चलो इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें। यही सब चीजें जो जानबूझ के जो मैनिपुलेशन होता है, जानबूझ के जो धोखाधड़ी की जाती है, उसी को बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। और ओवरऑल ये ड्रॉबैक है, अकाउंट्स इसको शो नहीं कर पाता है और झेल जाता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस एंड पर्सनल जजमेंट ऑफ द पीपल डीलिंग विद इट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये पूरी की पूरी अकाउंट्स पर्सनल बाइज्ड है। किसी को 10 लाख बहुत ज़्यादा लगता है तो किसी को 10 लाख बहुत कम। किसी के लिए बोला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे अब हमें पूरा का पूरा साल अंत हो रहा है, अब यहाँ पे हम मशीन का डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आपका पर्टिकुलरली कोई मशीन है, उसके हर साल कुछ ना कुछ वैल्यू गिरा करती है, उसको डेप्रिसिएशन नाम दिया। आज मेरा फ़ोन 1 लाख रुपए का है, कल हो गया 90,000 रुपए का, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो वर्ड है, जो 10,000 की कमी आई है, इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। कुछ लोगों के मन में, भाई मैंने तो अपना फ़ोन बहुत अच्छी तरीके से चलाया है, मैं 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ही नहीं, मैं बेचूंगा तो इसे 95,000 में सिर्फ 5,000 रुपए कम करूंगा, लेकिन मार्केट में वैल्यू चल रही है इसकी सिर्फ 90,000। कुछ लोग पर्सनल बायसनेस बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। कहने का मतलब क्या है? अकाउंट्स को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, जो हर बिजनेस में ओवरऑल देखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरी मशीन बिल्कुल नहीं है, ये ओवरऑल पुरानी तो हो चुकी है लेकिन आज भी बिल्कुल उसी रफ्तार से चलती है, तो मैं इस पर डेप्रिसिएशन लगने ही नहीं दूंगा। मैंने 1 लाख की खरीदी है, मैं बेचूंगा तो 95,000 में, उससे 1 रुपये भी कम नहीं बेचूंगा। तो ओवरऑल पर्सनल बायसनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट it is based on various concepts and conventions which may be hamper the disclosure of realistic financial position of a firm. For example, asset in the balance sheet are shown at their cost, not at their market value. It could be realized on their sales. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। आई गेस पूरे लिमिटेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ यही लाइन है। ध्यान रखिएगा, ये लाइन बता रही है कि आपकी अकाउंट्स एक्चुअल इमेज शो ही नहीं कर पाती जो शायद उसे शो करनी चाहिए थी। आपने एक लैंड खरीदी 5 लाख रुपए की, ऑब्वियस सी बात है वो 5 साल के बाद 15 से 20 लाख की हो जाएगी, लेकिन आपका जो अकाउंटेंसी है वो उसे बढ़ने ही नहीं देगा। वो कहेगा जब बेचना और जब इसके 15 लाख तुम्हें मिल जाएं तब जाके तुम इसको रिकॉर्ड करना। दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू को तो शो ही नहीं करता अकाउंट्स। तुमने जितने में खरीदी है ये उतना ही दिखाएगा, 20 साल बाद भी 5 ही लाख दिखाएगा। जब उसको बेच के तुम कमा लोगे ना पैसा, तब वो दिखाएगा हाँ अच्छा ठीक है ये ओवरऑल इतने की हो गई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल ये जो पास्ट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है अकाउंट्स। तो लिमिटेशंस भी हैं, हर चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है, समझा करो। आखिरी टॉपिक बचा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट इज अवर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। ओवरऑल कुछ मिसलेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला रिलायबिलिटी, मीन्स द इंफॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स and be verified through source documents by anyone. It must be free from bias and errors. That means ये reliable होना चाहिए। I hate this.
रिलायबिलिटी, ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। रिलायबिलिटी का मतलब बच्चा ये है कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी में इन टर्म्स ऑफ वो जितना पैसा लिखा हुआ है, कितने की मशीन है, कितने की लैंड है, कितने की बिल्डिंग है, कितने का क्या कुछ है, वो सारा का सारा ओवरऑल रिलायबल फॉर्म में सारी बायसनेस से फ्री होना चाहिए। ओवरऑल कोई ओमिशन नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। दैट मींस 100% परफेक्ट होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न। आगे बात करते हैं रेलेवेंस। दैट मींस टू बी रेलिवेंट, information must be available in time, must be influence the decision of users by helping them to form predictions about the outcome. That means वो relevance, that means कहने का मतलब सिंपली यहां पे इतना है कि एक सही टाइम पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन या खराब इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर बिजनेस का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है उन लोग के सामने जो लोग उस पर पैसा लगाने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है कि हां अभी तक का इसने 2 साल में अच्छा प्रॉफिट कमाया है और इस साल रिसेंटली इसने लॉस कमाया है। अब लॉस कमाया नहीं जाता, बेसिकली लॉस किया है बेसिकली। तो कहने का मतलब है 2 साल इसने प्रॉफिट कमाया, 1 साल लॉस हो गया, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या प्रेडिक्शन लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल कतई ज्योतिषी बन जाते हैं लोग, वो इन्वेस्टर जो उस पर पैसा लगाने वाले होते हैं। तो ओवरऑल ये सब कुछ हेल्पफुल होता है विद द रेलिवेंस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर वो रेलिवेंट नहीं होगी तो ओवरऑल आप कभी भी आप प्रिडिक्शंस ट्रू नहीं कर सकते, ऐसी जगह पैसा लगा के आ जाएंगे जो अगले ही दिन बुड़ जाएगी। आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट द यूजर कैन अंडरस्टैंड इट वेल। बच्चा ध्यान दें, ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो बताती है कि अकाउंटेंसी ऐसी लिखी होनी चाहिए वो समझ आ जाए, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आते जो समझ आ जाए। आगे बात करते हैं comparability. The information should be disclosed in such a manner that it can be compared with the previous year figure of business itself with the other firms data. कहने का मतलब ये है कि अकाउंटेंसी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कंपेरेबल भी हो। तो अकाउंटेंसी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया गया कि वो हमेशा कंपेरेबल रहे। दैट मीन्स अकाउंटेंसी आपकी किसी भी फॉर्म के साथ या फिर अपनी ही फॉर्म्स के साथ, दैट मींस हमने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था और इस साल कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ही कंपेयर किए जा सकते हैं। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो कंपेरेबिलिटी है ये सिर्फ अपनी ही फॉर्म के साथ नहीं, दूसरी फॉर्म्स के साथ भी करी जा सकती है। मेरी फॉर्म की इतनी इनकम, दूसरी फॉर्म की इतनी इनकम चल रही, रिलायंस इतना कमा रहा, रिलायंस की बैलेंस शीट ऐसी है और टाटा की बैलेंस शीट ऐसी है, दोनों को कंपेयर करा जा सकता है। जैसे आपका रिजल्ट शर्मा जी के लड़के के साथ कंपेयर किया जाता है। रिलैक्स। आई होप तुमको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, और अगर तुमको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो जहाँ पे हम तुम्हारे न्यूमेरिकल का बेस बनाने वाले हैं। कैपिटल क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो तुमको नहीं आती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत सीरियसली बोलना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो तुम्हें नहीं आती हैं ये सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, तोड़ देंगे कतई। ठीक है, तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई है। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।